अरुण आज बहुत खुश था। आज 5 सालों के बाद वो अपने घर, अपने गांव वापस जा रहा था। ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही थी। हल्की बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो खिड़की की पास वाली सीट पर बैठा था और अपने गांव के बारे में सोच रहा था। अब तो मेरा गांव बहुत बदल गया होगा। आज कई सालों के बाद मैं अपने परिवार से मिलूंगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसका फोन बजा। कॉल घर से थी। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से अरुण के पापा बोले, बेटे तुम कब तक आओगे? अरुण की ट्रेन लेट थी। अरुण ने कहा, पापा मैं 11 बजे तक स्टेशन पहुंच जाऊंगा। उसकी इतनी बात सुनकर अरुण के पापा बोले, बेटा आज रात तुम स्टेशन के बाहर जो धर्मशाला है वहीं पर रुक जाना। तुम कल सुबह ही गांव वापस आना। पापा की ये बात सुनकर अरुण को थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, पापा क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं सीधा घर ही आऊंगा। 11:30 तक मैं गांव पहुंच जाऊंगा। उसके पापा उसे मना करते रहे लेकिन उसे कोई वजह नहीं बताई। अचानक से अरुण के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। अरुण को समझ नहीं आया कि उसके पापा उसे मना क्यों कर रहे थे। फिर उसे लगा कि शायद रात की वजह से वो थोड़ा डर रहे होंगे, क्योंकि स्टेशन से गांव तक का रास्ता थोड़ा सुनसान है। लेकिन अब तो काफी समय बाद मैं गांव देखूंगा। अब तो रास्ते अच्छे हो गए होंगे। थोड़ी देर बाद ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी। अरुण ने जैसे ही स्टेशन पर कदम रखा, उसने देखा कि स्टेशन पर कोई नहीं है, सिर्फ वो अकेला ही था। फिर वो स्टेशन से बाहर निकला तो देखा वहां पर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है, ना ही कोई सवारी का साधन है। अब वो ये सोचने लगा कि गांव तक कैसे पहुंचा जाए। थोड़ी ही दूर तो गांव है, पैदल ही चला जाए। फिर वो पैदल ही अपने गांव की ओर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता शुरू हो चुका था। सिर्फ उस जानवरों की अजीब सी आवाजें आ रही थी। थोड़ा थोड़ा अरुण को डर लगने लगा कि कोई जंगली जानवर सामने ना आ जाए। उसने बैग से टॉर्च निकाली और आगे बढ़ते जा रहा था। फिर तभी उसे सड़क से पायल की आवाज आने लगी, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन की पायलों की आवाज हो। ये आवाज सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर वो आवाज कहीं गायब हो गई। अब अरुण को घबराहट के साथ डर भी लगने लगा। उसका गांव अब भी दूर था। फिर उसे पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द के मारे बुरी तरह से चीख रहा हो। वो अब हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते आगे चला जा रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा कि कोई गाड़ी उसके पीछे से आ रही हो। उसने हाथ हिलाकर लिफ्ट का इशारा किया, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर एक पेड़ से जा टकराई और एक जोरदार टक्कर की आवाज उस सुनसान इलाके में गूंज उठी। अरुण ये देखकर कांप उठा। वो दौड़ता हुआ उस कार के पास पहुंचा। वहां कार के अंदर उसे 2 लड़के और एक लड़की दिखाई दी जो बहुत बुरी हालत में थे। वो उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन उस सुनसान इलाके में उसे कोई नहीं मिला। उसने जैसे ही दोबारा कार के अंदर नजर डाली और उसने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने देखा वो 2 लड़के और वो लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उनके चेहरे से खून टपक रहा है। किसी की आंख बाहर लटकी हुई है तो किसी का आधा चेहरा ही नहीं है। देखने में इतने भयानक कि कोई भी इंसान ये सब देखकर बेहोश हो जाए। फिर उन लोगों ने एक साथ एक आवाज में कहा, अरुण का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो जो अपनी आंखों से देख रहा था उसे उस पर यकीन नहीं हुआ।
वो पसीने पसीने हो चुका था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। फिर उसे दूर से कहीं से लोगों की आवाज सुनाई दी। लोगों की कदमों की आवाज और रोशनी दिखाई दी। गांव के कुछ लोग सामने से आ रहे थे, जिनमें सबसे आगे उसके पापा थे। वो भागता हुआ अपने पापा के पास पहुंचा और लड़खड़ाती आवाज में कहा, पापा चलिए, वो वहां पर देखिए क्या है। अरुण को बीच में ही टोकते हुए उसके पापा बोले, बेटा तुम चलो यहाँ से। लेकिन पापा वहां पर एक कार है, उसमें 3 लोग। जैसे ही गांव वालों ने ये सुना, उन्होंने कहा, यहाँ से जल्दी चलो। वे लोग वापस लौट रहे थे, लेकिन फिर भी अरुण ने पीछे मुड़कर देखा। अब वहां पर कोई कार नहीं थी। वहां पर बिल्कुल सन्नाटा था। घर आकर अरुण के पापा ने अरुण से कहा, जब मैंने तुमको बोला था कि धर्मशाला में ही रुक जाना, रात के वक्त गांव नहीं आना, फिर भी तुम नहीं माने। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? जब तुम्हारा फोन नहीं लगा तो मुझे लगा कि तुम नहीं मानोगे, इसीलिए मैं गांव के कुछ लोगों को लेकर स्टेशन आ रहा था। शुक्र है कि तुम ठीक हो। अरुण बस सर झुकाए पापा की बातें सुने जा रहा था। कुछ देर बाद जब माहौल शांत हुआ, तब अरुण ने अपने साथ बीती हर बात अपने घर वालों को बताई। तब अरुण के पापा बोले, पिछले 1 साल से यहाँ ऐसा ही होता है। रात के समय उस रास्ते पर कोई नहीं जाता, क्योंकि गांव में कई लोग उस घटना के बाद लापता हो चुके हैं। कई लोग पागल हो चुके हैं और 10 लोगों की भयानक मौत भी हो चुकी है, क्योंकि वहां पर 3 लोगों की आत्माएं घूमती है। अरुण बीच में टोकते हुए पूछा, लेकिन पापा वो गांव के लोगों को क्यों परेशान कर रही है? गांव के लोगों की क्या गलती है? फिर अरुण के पापा बोले, 1 साल पहले एक गाड़ी में 2 लड़के और एक लड़की इस गांव से गुजर रहे थे। गांव के कुछ लड़के उस लड़की के पीछे पड़ गए। वे लोग बाइक से उनका पीछा करने लगे। उनकी गाड़ी रुकवाई और लड़की को बाहर आने को कहा, तो लड़कों ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने उन दोनों लड़कों को बाहर निकाला और बुरी तरह से मारा और उस लड़की को लेकर जंगलों में खींच ले गए और उसके साथ गलत काम किया। लेकिन उस लड़की ने किसी तरह से उनसे पीछा छुड़ाकर कार में आकर बैठी और तेज रफ्तार से कार चलाई। वे लड़के भी उसका पीछा करने लगे कि यह लड़की किसी को कुछ ना बता दे। गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर एक पेड़ से जा टकराई, जिसमें उन तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। तभी से उन तीनों की आत्माएं उस रोड पर घूमती है, खासकर उस लड़की की। उन सभी लड़कों को तो उस लड़की ने मार दिया, लेकिन अब वह पूरा गांव ही उसका दुश्मन बन चुका है। इसीलिए रात के समय कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता, और जो कोई भी वहां से गुजर गया, या तो वो मर गया या पागल हो गया। अपने पापा की ये सब बातें सुनकर अरुण को एक झटका सा लगा। वह वहीं पर बैठ गया। उसे उन तीनों के लिए बहुत दुख हो रहा था, खासकर उस लड़की के लिए। अगली सुबह हो चुकी थी। अरुण अपने पूरे गांव में घूम रहा था। फिर उसे अपना एक दोस्त मिला, जिससे वह 5 साल के बाद मिल रहा था। दोनों की दोस्ती बहुत पक्की दोस्ती थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई तो उनको सब कुछ समझ आ गया कि इस गांव में आखिर क्या हो रहा है। उसका दोस्त रमन अरुण से बोला, यार अरुण, आज रात हम उसी रास्ते पर निकलेंगे जिस रास्ते पर वह सब हुआ था। हमें उन तीनों की आत्माओं को शांति दिलानी होगी, लेकिन जब तक उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी, तब तक किसी न किसी की मौत होती रहेगी। और उनको भी लगा कि यही करना ठीक है। यह दोनों पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूं, लेकिन उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जब तक उन तीनों की डेड बॉडी नहीं मिल जाती, तब तक उन्हें मुक्ति नहीं दिलाई जा सकती। उनकी लाशों का अंतिम संस्कार करना होगा, लेकिन उन तीनों की लाशें
आज तक नहीं मिली। जिस दिन उन तीनों की मौत हुई थी उसी दिन रहस्यमय तरीके से उनकी लाशें भी गायब हो चुकी थी। पुलिस ने हर तरफ छानबीन की लेकिन उनकी लाशें नहीं मिली और आज तक भी कुछ भी पता नहीं चल पाया कि उनकी लाशों के साथ क्या हुआ। उनकी मुक्ति का कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन अब तो यह सब नामुमकिन लगता है। इसी डर की वजह से लोग शाम के वक्त से ही अपने घरों में बंद हो जाते हैं। तुम खुशनसीब हो जो बचकर वापस आ गए। अरुण और रमन पंडित जी से मिलकर वापस जंगलों की तरफ चलते हैं। जो बातचीत करते जा रहे थे, रमन ने कहा, अब क्या करें यार, अब तो इस बात को काफी टाइम बीत चुका है, कैसे पता चलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तब अरुण ने कहा, उनकी हमें लाशें मिल जाएगी, हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था हम लोग वहीं पर चलते हैं। करीब 10 मिनट बाद उसी जगह पर दोनों खड़े थे जहां एक्सीडेंट हुआ था। वहां पर बिल्कुल सन्नाटा था, आसपास दिन में भी कोई नजर नहीं आ रहा था। अरुण ने देखा कि उस पेड़ के पीछे से एक छोटा सा रास्ता गुजरता है जो आगे जाकर हाईवे से मिल जाता है। वह उसी रास्ते पर चल दिया। वे लोग हाईवे तक पहुंच गए लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिला। वह वापस लौटकर अपने गांव पहुंचे। अरुण रात का इंतजार करने लगा। उसको लगा कि शायद रात के वक्त जाने से कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। उसने रात के करीब 10 बजे तक इंतजार किया जब तक सब सो नहीं गए। अरुण रमन को अपने साथ लेकर निकल पड़ा उसी रास्ते पर। दोनों टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी घबराहट के साथ उनके कदम धीरे धीरे चल रहे थे। जंगली जानवरों की आवाज दूर कहीं से आ रही थी। तब अरुण को लगा कि हमारे पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे कहीं दूर पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने रमन को कहा, यार रमन, पीछे देखो क्या है। रमन के देखते ही वह रोशनी गायब हो गई। अरुण अब थोड़ा डर चुका था। अब उसे पायल की आवाज आने लगी। पायल की आवाज के साथ साथ किसी लड़की के हंसने की आवाज भी आने लगी। वह बुरी तरह से डर चुका था और रमन से उसने कहा, रमन, मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है हमने यहाँ पर आकर गलती कर दी, कहीं हमारे साथ कुछ हो न जाए। रमन ने कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही उसे वहां पर कुछ तो दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो उसे पेड़ के पीछे किसी के बाल उड़ते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ के पीछे कोई लड़की खड़ी हो जिसके बाल हवा में लहरा रहे हो। अरुण हल्के हल्के कदमों से उस तरफ बढ़ा और आवाज लगाते हुए कहा, क्या वहां पर कोई है? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला और उसने धीरे धीरे पेड़ के पीछे जाकर देखा। वहां पर कोई नहीं था। एक काली सी परछाई उस पेड़ के ऊपर से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। अरुण पेड़ के नीचे खड़ा हुआ चारों तरफ देख रहा था, उसके आसपास कोई है या नहीं। उसने देखा रमन कहीं पर नहीं था। उसने रमन को आवाज लगाई लेकिन रमन की आवाज उसे नहीं आई। वह काली सी परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी और उसको महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। शायद उसके ऊपर से ही। उसने घबराते हुए ऊपर मुड़कर देखा। उसके सर के ऊपर एक भयानक सा साया हवा में लहरा रहा था। उसकी लाल लाल आंखें देखकर अरुण चिल्लाता हुआ वहां से भागा। अरुण भागे जा रहा था, रमन को आवाज लगाता हुआ। अरुण जंगलों की तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। भागते भागते उसका पैर एक जगह टकराया और वह नीचे गिर गया। उसने देखा कि उस जगह पर एक कंकाल का हाथ जमीन से बाहर निकला हुआ था। उसने देखा कि वह हाथ उसे अपने पास बुला रहा है।
ये सब देखकर अरुण की चीख निकल गई। वह उठकर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह गांव से बाहर निकल चुका था। वह स्टेशन के पास आकर रुका और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही जब अरुण पूरे घर में नहीं मिला तो उसके घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने अरुण को पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन अरुण उन्हें गांव में नहीं मिला। कुछ देर बाद ही अरुण अपने घर वापस लौटा। उसकी हालत बहुत बुरी थी। अरुण को देखकर उसके पापा बोले, कहाँ चला गया था सुबह सुबह, कहाँ से आ रहा है और तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं। तब अरुण ने रात की सारी घटना अपने घर वालों को बताई। उसके पापा ने गुस्से में आकर अरुण को एक थप्पड़ मार दिया। तुम्हें बोला था ना उस रास्ते पर मत जाना, सुनता क्यों नहीं है। अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती। इस गांव के लोग कोई पागल है क्या। तब अरुण ने कहा, पापा उन तीनों की लाशें मिल चुकी है, हमें उनका अंतिम संस्कार करना होगा, तभी उन तीनों की आत्माओं को शांति मिल पाएगी। उसके पापा उसकी बात सुनकर चौंक गए। उन्होंने कहा, क्या कहा तुमने, उन तीनों की लाश मिल चुकी है। 1 साल पहले हमने पूरे गांव में छानबीन की थी। पुलिस ने भी पूरे जंगल में और पूरे गांव में उनकी लाशें ढूंढी, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन तुम्हें उनकी लाशें कैसे मिल गई। तब अरुण ने अपने पापा को लेकर पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी को सारी बात बताई। कुछ गांव वाले भी उनके साथ हो गए। जहां कल रात अरुण गिर पड़ा था, जहां पर उसने उस कंकाल का हाथ देखा था, वहीं पर उसने खुदाई शुरू की। खुदाई करते करते ही उन्हें कंकाल नजर आने लगे। उन कंकालों को बाहर निकाला गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार करने के बाद सब लोग अपने अपने घर पहुंचे। अरुण ने पापा से कहा, पापा रमन सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं जरा उसके घर होकर आता हूँ। रमन की बात सुनकर उसके पापा ने कहा, रमन तुम्हें कहाँ मिला। उन्होंने कहा, रमन कल रात मेरे साथ ही था, लेकिन वह मुझे रात के बाद कहीं दिखाई नहीं दिया। अरुण के पापा ने कहा, रमन तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है, वो तो 1 साल पहले ही मर चुका है। पापा की ये बात सुनकर अरुण को एक धक्का सा लगा। कैसी बात कर रहे हो पापा, कल सुबह और कल रात रमन मेरे साथ ही था, ऐसा कैसे हो सकता है। तब उसके पापा ने कहा, तुम नहीं जानते हो बेटा, और ना ही हमने तुम्हें कभी बताया, क्योंकि उन लड़कों में रमन भी शामिल था जिन्होंने उस रात वह घिनौनी हरकत की थी। यह तो हम नहीं जानते कि वह तुम्हें दिखाई क्यों दिया, लेकिन वह 1 साल पहले ही मर चुका है। उसे भी इसी लड़की ने मारा था और इसकी लाश का भी कहीं कोई पता नहीं चल पाया। सिर्फ उसका सर ही हमें उस पेड़ से लटका हुआ मिला था। वरुण यह सब बातें सुनकर चौंक गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसका पक्का दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे उस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त ये सब कर सकता है। रात के समय वरुण अपनी छत पर बैठा हुआ था और जो कुछ भी इन 2 दिनों में उसके साथ हुआ, ये सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उठा और इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि उसके सामने रमन खड़ा था। रमन ने उसे कहा, अरुण मेरे दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, जिसकी सजा मुझे और मेरे परिवार को मिली। मैंने ही उन तीनों की लाशों को वहां पर दफनाया था। हम नहीं जानते थे हमने जो किया उसका क्या अंजाम होगा। जवानी के जोश में और दारू के नशे में हमसे गलती हुई, और उस गलती की सजा सिर्फ हमें ही नहीं हमारे परिवार को भी मिली। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि मैं चाहता था कि उन तीनों का अंतिम संस्कार हो,
क्योंकि हमारी वजह से जो गांव को श्राप मिला है और जो गांव वालों के साथ हो रहा है वह खत्म हो सके। मुझे सिर्फ तुम ही देख सकते हो और कोई नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे गांव में आने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं ना होता उस रात तुम बच नहीं पाते, क्योंकि मैंने उन तीनों आत्माओं से वादा किया था कि मैं उनकी आत्माओं को शांति दिलाऊंगा। इसीलिए रात के समय मैं तुम्हें लेकर उसी रास्ते पर गया और तुम्हें वहां पर अकेला छोड़ दिया, ताकि तुम्हें उन तीनों की लाशें मिल सके। उन सबको तो शांति मिल गई, लेकिन मेरी लाश अभी भी उसी पेड़ के बराबर में गड़ी हुई है, जिसे तुम्हें निकालना है और उसका अंतिम संस्कार करना है। इतनी बात बोलकर रमन गायब हो गया। अगले ही दिन अरुण पेड़ के पास पहुंचा और वहां से रमन की लाश निकाली और उसका अंतिम संस्कार करवाया। गांव अब शांत हो चुका था, सब कुछ सामान्य हो चुका था। लोग बिना डर के आ जा रहे थे। गांव में शांति छा चुकी थी, लेकिन अरुण जो कि अपने गांव से शहर लौट आया, उसे सब कुछ भूलने में थोड़ा टाइम तो जाएगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह सोचकर उसकी आंखें आज भी भर आती है। उसका बचपन का दोस्त, उसका जिगरी यार अब इस दुनिया में नहीं है। इस कहानी का सार यही है कि जवानी के जोश में और नशे में चूर होकर कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाए जिसकी वजह से आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को भी सजा भुगतनी पड़े। अपने आप को कंट्रोल में रखना सीखे, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।